So let's start with new topic, that is impeachment of the president. So Article 61 talks about the impeachment of the president. लेकिन ये impeachment of president एज अ प्रोसीजर हमने कहाँ से बोरो किया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? जैसे आपको पता होगा बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स हमने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हुए हैं. तो वैसे ही इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हमारी खुद की इनोवेशन नहीं है. इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू कैन राइट इट डाउन. अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो यहाँ पर. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट is borrowed from US Constitution. एंड जो ये टर्म है इम्पीचमेंट, जो भारत का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ करता है प्रेसिडेंट के लिए. रेस्ट ऑल आर रिमूव्ड. अगर कोई और किसी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में किसी को अगर हटाया जाता है, they are removed, they are not impeached. So constitution uses the term impeachment only for the president. Rest all are removed. And what can be the ground or reason for the impeachment? The reason can be the violation of the constitution. अगर violation होती है constitution की, then the president of India can be impeached. So you can write these 2 points, that constitution uses the term impeachment only for president. Rest all are removed. ठीक है. The third point was, what was the ground or reason for impeachment? Ground or reason for impeachment. जैसे ही मैंने आपको बताया, the reason, a ground for the impeachment is violation of constitution. Violation of constitution. Now next question comes in the mind कि ये what is impeachment? Impeachment होता क्या है? हम impeachment के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये impeachment है क्या? तो impeachment एक प्रोसीजर है. इट इज़ अ प्रोसीजर विच लीड्स टू द रिमूवल. एक प्रोसीजर है विच लीड्स टू रिमूवल अंडर विच लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट्स. ठीक है. राइट. impeachment is the procedure which leads to removal under which legislature participates. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, when we remove a person of high constitutional office, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, वी कॉल इट रिमूवल. हम उसको रिमूवल बोलेंगे. बिकॉज क्यों बोलेंगे? बिकॉज द फाइनल अथॉरिटी टू रिमूव इज प्रेसिडेंट. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. व्हेन अ पर्सन ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इज रिमूव्ड, द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन इट. ओके. उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के, अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जिसमें मतलब पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है इनके रिमूवल के लिए. सो हम उसको रिमूवल बोलते हैं. दैट इज़ वी कॉल इट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज. बिकॉज क्योंकि द फाइनल अथॉरिटी टू रिमूव इज प्रेसिडेंट. जो फाइनल अथॉरिटी है, एंड अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के बाद में भी जो एंड अथॉरिटी है जो रिमूव करते हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट. बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट एज द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तब हम बोलते हैं इम्पीचमेंट. अगर प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है उनके ऑफिस से
तो हम उसको रिमूवल नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट इम्पीचमेंट, क्योंकि यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। यू कैन नोट इट डाउन हियर, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, यू कैन नोट इट डाउन। व्हेन अ पर्सन ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इज रिमूव्ड द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स। फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, but we call it removal of Supreme Court High Court judge because the final authority to remove is president. But in case of president, it is called impeachment as the final authority rests in the hand of the parliament. ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया कि ग्राउंड और रीजन फॉर द इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन टू बी द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पुट अप होता है, व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, what is violation of constitution, किसको बोलेंगे हम। अब जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि भाई अगर आपने ये किया तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ना ही ये किसी लॉ में गिवन है, ना ही ये किसी रूल में गिवन है। लेकिन फिर भी अगर प्रेसिडेंट वायलेट्स एनी द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन का उल्लंघन जो है प्रेसिडेंट करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए आप आर्टिकल 74, दैट इज नॉट ओबेइंग द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन द प्रेसिडेंट शैल बी लायबल फॉर द इम्पीचमेंट, तब जो है प्रेसिडेंट लायबल होंगे इम्पीचमेंट के लिए। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी गिवन नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ना किसी लॉ के अंडर गिवन है, ना किसी रूल में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है ये मतलब अगर प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जाता है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 74 कि बाय नॉट ओबेइंग द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन द प्रेसिडेंट शैल बी लायबल फॉर द इम्पीचमेंट। ठीक है, आर्टिकल 61 को और ब्रॉडन अप करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 गिव्स द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, detailed procedure for impeachment। as per constitution। ठीक है, मैं 5 पॉइंट में आपको ये डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा, डिटेल भी करूँगा, समझाऊंगा। अभी मैं ये सब पॉइंट्स 1 बाय 1 लिखूँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, अभी आपको देख करके ज़्यादा समझ में आएगा। सो मैं फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन करूँगा यहाँ पर वो ये कहता है कि आइदर ऑफ द टू हाउसेस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक इनिशिएट कर सकता है प्रोसीजर को बाय पुटिंग फॉरवर्ड द चार्जेस। किस प्रोसीजर को? इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को, बाय पुटिंग फॉरवर्ड द चार्जेस। हैंस बोथ हाउस हैव इक्वल पावर्स। तो यहाँ पर दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा को इक्वल पावर्स दी गई है क्योंकि दोनों में से कोई भी हाउस पहले इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकता है। तो राइट इट डाउन, आइदर ऑफ द टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, कैन इनिशिएट the procedure by putting forward the charges. Hence both the houses have equal power। यहाँ पर दोनों को समान पावर मिली हुई है। ठीक है, नाउ आई विल ओपन अप विथ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन इन द इनिशिएटिंग हाउस या फर्स्ट हाउस देयर शुड बी, कुछ कंडीशन दी हुई है कि बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, तो कुछ कंडीशंस जो है वो मीट करनी पड़ेगी। वो मैं लिख देता हूँ पहले, फिर अच्छे समझ में आएगा। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन in the initiating house, first house,
देयर शुड बी इनिशिएटिंग हाउस कोई सा भी हो सकता है, वो लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी। जहाँ पर भी पहले इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाएगा उसी को हम इनिशिएटिंग हाउस या फर्स्ट हाउस कहेंगे। एंड जब वो आगे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और सेकंड हाउस में जाएगा, जो भी सेकंड हाउस होगा, मतलब फर्स्ट हाउस अगर मान लो राज्यसभा में स्टार्ट हुआ तो उसको हम फर्स्ट हाउस कहेंगे, इनिशिएटिंग हाउस कहेंगे, एंड सेकंड हाउस कहेंगे फिर लोकसभा को। लेकिन अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ देन वी विल कॉल इट द इनिशिएटिंग हाउस या फर्स्ट हाउस। समझ में आ गया? तो इसके अंदर दो कंडीशन दी हुई है बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन इन द इनिशिएटिंग हाउस या फर्स्ट हाउस देयर शुड बी। पॉइंट नंबर 14 डेज नोटिस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा 2 वीक्स बिफोर, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इनिशिएटिंग हाउस में दे हैव टू गिव अ 14 डेज नोटिस टू द प्रेसिडेंट। राइट डाउन 14 days, that is 2 weeks notice have to be given to the president. B point, ये नोटिस है, this has to be signed by 1/4 of the total strength of the initiating house. फॉर एग्जाम्पल लोकसभा की मान लो टोटल स्ट्रेंथ 545, राज्यसभा की 245। अगर यहाँ पे इसको हम इनिशिएटिंग हाउस मान रहे हैं तो 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस को पहले इस को साइन करना पड़ेगा नोटिस को। सो राइट इट ऑन दिस रफ वर्क। यहाँ पे भी पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, दिस नोटिस हैज़ टू बी साइंड by 1/4 of total strength, 1/4 of total strength of the initiating house plus first house। ठीक है, मूविंग अहेड विद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि आफ्टर 14 डेज, मान लो आपने नोटिस दे दिया प्रेसिडेंट को, सो आफ्टर 14 डेज डिस्कशन विल टेक प्लेस इन इनिशिएटिंग हाउस या फर्स्ट हाउस। ठीक है, एंड आखिर में फिर वोट कराई जाएगी। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए आफ्टर 14 डेज। भाई पहली कंडीशन तो ये है कि 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले भी। कोई किसी भी हाउस में, अगर किसी भी हाउस में पहले डिस्कशन स्टार्ट करना है इम्पीचमेंट के ऊपर तो 14 डेज़ प्रायर नोटिस आपको प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा। लेकिन अब पॉइंट नंबर 3 बात करता है कि जब 14 दिन हो जाएंगे पूरे आफ्टर 14 डेज, डिस्कशन विल टेक प्लेस इन द इनिशिएटिंग हाउस, in the initiating house, first house, and will lead to फिर वोटिंग कराई जाएगी डिस्कशन के बाद। इन वोटिंग अगर जब वोटिंग होती है और वोटिंग में 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब एक मेजोरिटी अचीव कर ली जाती है। If the majority of 2/3 of total strength of the house is achieved, then the proposal will go to the other house या second house। और अगर मेजोरिटी जो है नहीं अचीव कर पाए तो फर्स्ट हाउस में ही वो प्रोसीजर मतलब एंड हो जाएगा। तो राइट इट डाउन, जब वोटिंग कराई जाएगी, इन वोटिंग इफ द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ total strength of house is achieved, then the proposal will go to the other house मतलब second house, the other house। ठीक है, अब बात करते हैं जब मान लो सेकंड हाउस में प्रपोजल चला गया, मेजोरिटी अचीव हो गई। ठीक है, इफ़ द अदर हाउस या सेकंड हाउस विल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस और कॉज द चार्जेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जो हमने शुरू के पॉइंट्स में देखा था कि कोई भी जो इनिशिएटिंग हाउस होगा, फर्स्ट हाउस होगा,
वो चार्जेस फ्रेम करेगा, मतलब चार्जेस फ्रेम करेगा, पुट फॉरवर्ड करेगा इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। तो जो चार्जेस फर्स्ट हाउस ने लगाए हैं, सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा उन चार्जेस को। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जो सेकंड हाउस में जब ये वोटिंग के बाद चला जाएगा इम्पीचमेंट का प्रपोजल, तो सेकंड हाउस विल इन्वेस्टिगेट कि जो चार्जेस लगाए हैं क्या वो सही भी है या नहीं। राइट डाउन द अदर हाउस, सेकंड हाउस will investigate the charges, or cause the charges to be investigated। अब इन्वेस्टिगेट कौन करेगा सेकंड हाउस में? ठीक, ये पावर दी जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। देखिए इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, वो खुद भी कर सकते हैं, वो खुद भी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और कॉज द चार्जेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड का मतलब है वो किसी एजेंसी को हायर करके भी देखें, मतलब इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। सेकंड हाउस कैन हायर एनी एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ऑफ द प्रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर सेकंड हाउस वोटेड विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अदर हाउस, दैट इज सेकंड हाउस, इन फेवर ऑफ इम्पीचमेंट, तो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड लीडिंग टू द वैकेंसी। अगर जब सेकंड हाउस में वोटिंग होगी तो अगर मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उस जो टोटल स्ट्रेंथ है सेकंड हाउस की, वहाँ पे अगर 2/3 की मेजोरिटी अचीव हो गई इन फेवर ऑफ इम्पीचमेंट, तो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड लीडिंग टू वैकेंसी, फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। राइट दिस पॉइंट डाउन। इफ the majority of total of the other house second house in favor of impeachment, only then president is impeached leading to vacancy। ठीक है, ये 5 पॉइंट है इम्पीचमेंट के। इससे पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट 5 तक कैसे इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, ये बताया गया है। ठीक है, कुछ नोट्स यू कैन राइट डाउन, साइड में नोट्स लिख लीजिए। नोट्स पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जब तक पॉइंट नंबर 5 मीन्स ये वाला, कि जब तक पॉइंट नंबर 5 until point 5 took place, president continue to hold the office and perform his duties। कि जब तक ये वाला प्रोसीजर पूरा नहीं होगा ना, पॉइंट नंबर 5 वाला, तब तक प्रेसिडेंट विल होल्ड his office and perform his duties। So point number 1 में you can write down until last step, that is point number 5 took place, president continues to hold the office and perform his duties। point number 2 says जो MPs होंगे इम्पीचमेंट के अंदर, MPs in impeachment they will be both elected plus nominated। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्यों मेंशन किया यहाँ पे कि जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेट नहीं पार्टिसिपेट करते। लेकिन जब इम्पीचमेंट होगी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आई विल गिव यू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यू कैन राइट देम डाउन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 जैसे मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया, द प्रेसिडेंट विल रिमेन इन ऑफिस अंटिल द सेकंड हाउस वोट्स इन फेवर ऑफ द इम्पीचमेंट। जब तक सेकंड हाउस में वोटिंग ना हो जाए और वोटिंग इन फेवर ऑफ द इम्पीचमेंट ना हो जाए, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहेंगे। राइट डाउन, द प्रेसिडेंट विल रिमेन इन ऑफिस अंटिल द सेकंड हाउस वोट्स इन फेवर ऑफ द इम्पीचमेंट। ठीक है, मूविंग अहेड, पॉइंट नंबर 2, द प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बात हो रही है। द प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एट द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द अदर हाउस, द सेकंड हाउस। भाई फर्स्ट हाउस ने चार्जेस फ्रेम किए, सेकंड हाउस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन जब सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेशन करेगा तो प्रेसिडेंट को संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात रख सके उन चार्जेस के अगेंस्ट, अपने आप को अपना पॉइंट रख सके। राइट दिस पॉइंट ऑल्सो, द प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एट द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय अदर हाउस स्लैश सेकंड हाउस। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि स्टेट डो नॉट पार्टिसिपेट एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डू पार्टिसिपेट। अभी उल्टा हो गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए चुनाव होता है तो इलेक्शन उस वक्त स्टेट से मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी ये कह रहा है कि स्टेट्स इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है। इलेक्शन के दौरान क्या था, इलेक्शन में ड्यूरिंग इलेक्शन व्हाट वाज द सिनेरियो, ड्यूरिंग इलेक्शंस दे वर पार्टिसिपेटिंग बट दे वर नॉट। यहाँ पर उल्टा हो गया है। ठीक है, सो इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 4 इज impeachment, write down, impeachment is a quasi judicial procedure। quasi judicial का मतलब क्या होता है, procedure that is like judiciary, procedure that is like judiciary। क्वासी का मतलब होता है लाइक जुडिशियल मतलब होता है, हिंदी में एक वर्ड है जुडिशियल के लिए, अदालती। इसका मतलब होता है द फंक्शन ऑफ जजिंग। द फंक्शन ऑफ जजिंग। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी कॉल इम्पीचमेंट अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। क्वेश्चन आता है वाई वी कॉल इम्पीचमेंट अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। जुडिशियल क्यों कहते हैं हम इसको क्वासी जुडिशियल। जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट हाउस में क्या होता था, दे विल फ्रेम द चार्जेस, सेकंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन होगी। तो सेकंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट को भी राइट मिला हुआ है कि वो अपने आप को मतलब ही कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेकंड हाउस। तो यहाँ पर सेकंड हाउस क्या कर रहा है, सेकंड हाउस परफॉर्म कर रहा है जुडिशियल फंक्शंस को, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। आप यहाँ पर लिख सकते हो उसका आंसर, as the second house will investigate or cause the charges to be investigated imposed by the first house on the president, and the president also represent himself at investigation of second house, hence here the second house is performing judicial functions, hence it is a quasi judicial procedure। ठीक है, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ क्वासी जुडिशियल के, किन किन को पावर्स दी गई है। DM is also given quasi judicial powers, for example by act under maintenance of welfare of senior citizen act। under this if a senior citizen meets DM and वो कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं they are not taking care of me, तो क्या होता है, दिस केस विल गो टू दी SDM's कोर्ट, SDM की कोर्ट में जाएगा,
वेयर SDM इज़ नॉट जुडिशरी, SDM कोई जुडिशरी नहीं है, बट ही विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिजॉल्विंग द डिस्प्यूट एंड गिविंग अ जजमेंट, ठीक है, वो उस पर दे कैन गिव अ जजमेंट, तो दे आर परफॉर्मिंग द जुडिशियल फंक्शंस, इसलिए कहा जाता है क्वासी जुडिशियल, दैट इज़ लाइक जुडिशरी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया क्वासी जुडिशियल का। सेम वे से स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्लस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, they can disqualify a MP under anti-defection law, they can disqualify an MP under anti-defection law। अगर कोई MP MLA does not listen or perform his duties as given by party, then the parties can take this to the speaker या chairman and he gives his judgment। तो ये anti-defection law के तहत उस पर्टिकुलर मेंबर को हटा सकते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैज़ द पावर टू रिमूव द मेंबर एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, ये यहाँ पे जजमेंट देते हैं एंड में, दे लिसन एंड देन दे गिव द जजमेंट। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग जुडिशियल लाइक फंक्शंस, they are not judiciary but they are performing functions like judiciary, they are giving the judgment, ठीक है। with this we end this topic, that is impeachment of the president। I hope आपको समझ में आया होगा। thank you so much।